नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम जनवरी और फरवरी 2026 की कुछ सबसे बड़ी खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हमारे पास राष्ट्रीय बदलावों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल तक सब कुछ है। और हमारा मकसद सिर्फ इन खबरों को एक-एक करके पढ़ना नहीं है, हम इनके बीच के धागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं भारत और दुनिया के लिए क्या मायने रखती हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस बदलाव से जो भारत की सत्ता के केंद्र की पूरी शक्ल ही बदल रहा है। आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के शिफ्ट होने की। एग्जैक्टली। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से निकलकर सेवा तीर्थ नाम के एक बिल्कुल नए कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। और जो ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं, उन्हें अब युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जा रहा है। पहली नज़र में ये एक दफ्तर बदलने जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का संदेश काफी गहरा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक इमारत से दूसरी इमारत में जाना नहीं है। ये दिखाता है कि सत्ता का केंद्र अब रायसीना हिल की उस औपनिवेशिक विरासत से हट रहा है। और एक ऐसी जगह जा रहा है जिसे पूरी तरह से भारतीय और आधुनिक शासन के लिए बनाया गया है। सही कहा। ये डीकोलोनाइजेशन या उपनिवेशीकरण की उस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जो हम शहरों के नामों से लेकर शिक्षा नीति तक में देख रहे हैं। मतलब सत्ता के प्रतीकों को बदला जा रहा है। और ये प्रतीकात्मक बदलाव सिर्फ इमारतों तक ही नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आप बजट की बात कर रहे हैं? हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53.5 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया है। अब यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर इसे समझने के लिए कोई पैमाना क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है। ओके। लेकिन असल कहानी आंकड़े में नहीं, बल्कि इस बात में है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर है एसेट क्रिएशन पर। एसेट क्रिएशन मतलब? आसान भाषा में कहें तो सरकार लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेश कर रही है। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे लाइनें, पुल। अच्छा। इसी बजट में सूरत से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रास्ते की घोषणा की गई है। यानी कि अर्थव्यवस्था के इंजन को मजबूत करने पर फोकस है। लेकिन इसी दौरान एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर खूब बहस हो रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 92,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। हाँ, और इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। ये प्रोजेक्ट भारत की समुद्री रणनीति के लिए आप समझिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, मलक्का जलडमरू मध्य के पास होने की वजह से। बिल्कुल, ये मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर भारत की मौजूदगी को मजबूत करेगा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है, और वो है पर्यावरण का। ये दुनिया के सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम में से एक है। तो क्या यहाँ विकास और पर्यावरण के बीच एक सीधा टकराव नहीं खड़ा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और यही इस दशक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। सरकार का तर्क है कि देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी है, जबकि पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि इसकी कीमत वो बहुत भारी हो सकती है। और इसका असर शायद हमें दशकों बाद दिखेगा। हाँ, तो ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को नई शक्ल दी जा रही है, दूसरी तरफ कानून के गलियारों में भी बड़ी हलचल है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, डीपीडीपी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। मुद्दा यह है कि क्या ये कानून सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को कमजोर करता है? जी हाँ, और इसी को लेकर अब एक बड़ी बहस छिड़ गई है। देखिए, डीपीडीपी एक्ट का घोषित मकसद तो नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना है, जो आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस कानून में सरकार और उसकी एजेंसियों को कुछ ऐसी छूटें दी गई हैं जिनसे पारदर्शिता पर गहरा असर पड़ सकता है। मतलब ये डर है कि सरकार नागरिकों की निजता की आड़ में अपनी जवाबदेही से बच सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब संवैधानिक बेंच को देना है। उन्हें ये तय करना होगा कि निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। ये फैसला आने वाले समय में भारत में सरकार और नागरिकों के बीच रिश्ते की रूपरेखा तय करेगा। और सुप्रीम कोर्ट से ही एक और ऐतिहासिक फैसला आया है जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मासिक धर्म स्वास्थ्य पर। हाँ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है,
पर इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब तक मासिक धर्म से जुड़ी साफ सफाई और स्वास्थ्य को एक व्यक्तिगत या सामाजिक मुद्दा माना जाता था। सही बात है। लेकिन इसे मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाने का मतलब है कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब स्कूलों में और सार्वजनिक जगहों पर बेहतर सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, मुफ्त सैनिटरी पैड और बेहतर साफ सफाई की सुविधाएं देना अनिवार्य होगा। ये फैसला सीधे तौर पर लाखों लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, जो अक्सर इन सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। तो एक तरफ हम भारत को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर मजबूत होते देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सामाजिक और कानूनी तौर पर भी एक विकास हो रहा है। हाँ, और इन सब के बीच तकनीक की दुनिया में भी भारत पीछे नहीं है। एक तो नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, जो ग्लोबल साउथ में अपनी तरह का पहला बड़ा एआई सम्मेलन है। और दूसरा डीआरडीओ का एक बड़ा कारनामा। हाँ, एआई समिट भारत को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एआई के नैतिक और समावेशी विकास के एक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। लेकिन जो दूसरी खबर है वो सच में वो चौंकाने वाली है। कौन सा सी? डीआरडीओ यानी हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट का 12 मिनट तक सफल परीक्षण किया है। 1 मिनट, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसे सरल शब्दों में समझाएंगी कि ये क्या है और भारत के लिए इतना बड़ा क्यों है? जरूर। सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा इंजन है जो किसी विमान या मिसाइल को आवाज की गति से भी 5-6 गुना ज्यादा रफ्तार देता है। 5-6 गुना तेज? जी, और इसकी खासियत यह है कि ये उड़ान के दौरान वायुमंडल से ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जिससे इसे बहुत ज्यादा ईंधन साथ लेकर नहीं चलना पड़ता। अच्छा। इसका मतलब है कि इससे लैस मिसाइलें न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से तेज होती हैं, बल्कि उन्हें रोकना या इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वाह, तो ये तकनीक तो भारत की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल, और उसे दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर देती है जिनके पास ये ताकत है। तो भारत के अंदर जो ये बड़े रणनीतिक और ढांचागत बदलाव हो रहे हैं, उनका सीधा असर दुनिया के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर क्या हो रहा है। हाँ, और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका कैसे बदल रही है? शुरुआत पड़ोस से ही करते हैं। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनकी पार्टी बीएनपी ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। और भारत की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला शामिल हुए। ये क्या संकेत देता है? ये एक सधा हुआ कूटनीतिक कदम है। भारत ये संदेश दे रहा है कि बांग्लादेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। मतलब स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है? बिल्कुल, भारत के लिए एक स्थिर और सहयोगी पड़ोस हमेशा से प्राथमिकता रहा है, और इस नई सरकार के साथ संबंधों को साधना नई दिल्ली के लिए एक अहम कूटनीतिक काम होगा। पड़ोस से आगे बढ़ें तो यूरोप के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई में है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इंडिया फ्रांस यूरोप इनोवेशन 2026 का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रांस आज के समय में रक्षा, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी में भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। ये साझेदारी दिखाती है कि भारत अपनी विदेश नीति को विविध बना रहा है, अमेरिका या रूस पर निर्भरता कम करके। सही कहा। यूरोप में एक मजबूत साथी के साथ अपने रिश्ते गहरे कर रहा है। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोपीय संघ के साथ भारत का एक बड़ा समझौता हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। हाँ, FTA भी फाइनल हो गया है। कहा जा रहा है कि इससे भारत के 99.5% निर्यात पर टैरिफ खत्म हो जाएगा। इसका क्या असर होगा? इस FTA को ऐसे समझिए कि भारत के सामानों के लिए यूरोप के 27 देशों का दरवाजा एक साथ खुल गया है। और कोई एंट्री फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये भारतीय कंपनियों, खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सेल लगने जैसा है। ये मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। तो एक तरफ कूटनीति सफल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अमेरिका संबंधों में एक पेचीदा मामला भी सामने आया है। निखिल गुप्ता वाला मामला। हाँ, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने 2023 के एक हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये मामला क्या दर्शाता है? ये भारत अमेरिका संबंधों की जटिलता को दिखाता है। एक तरफ दोनों देश चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदार हैं, क्वाड में साथ हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आते हैं जो दोनों के बीच भरोसे और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसे सुलझाना दोनों देशों की कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन द्विपक्षीय संबंधों से हटकर अगर दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालें तो कुछ बेहद नाटकीय घटनाएं भी हुई हैं। जैसे 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाँ, ये घटना आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक सटीक उदाहरण है। कैसे? अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और इसके फौरन बाद अमेरिका ने वेनेजुएला की नई अंतरिम सरकार के साथ 50 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति का सौदा भी कर लिया। मतलब कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक्शन और उसके तुरंत बाद एक बड़ा आर्थिक सौदा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया अब एक अत्यधिक लेन देन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल। हम यहाँ एक नया ट्रेंड देख रहे हैं जिसे कुछ एक्सपर्ट असर्टिव बायलैटरलिज्म कह रहे हैं। असर्टिव बायलैटरलिज्म मतलब देश अब यूएन जैसी बड़ी संस्थाओं का इंतजार करने के बजाय सीधे दूसरे देशों के साथ मिलकर या अकेले ही अपने हित साध रहे हैं। बड़ी शक्तियां अपने हितों को साधने के लिए सीधे और निर्णायक कदम उठाने से नहीं हिचक रही हैं। वेनेजुएला का मामला इसका एक चरम उदाहरण है। और इस तरह के बड़े बदलाव हमें और जगहों पर भी दिख रहे हैं, जैसे जापान और सऊदी अरब में। हाँ, जापान में प्रधानमंत्री सना तकाइची की भारी जीत उन्हें रूढ़िवादी सुधारों के लिए एक मजबूत जनादेश देती है, जिसका मतलब है कि जापान अपनी सेना को और मजबूत कर सकता है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर चीन के साथ उसके तनाव पर पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब का 73 साल पुराने शराब प्रतिबंध को कुछ गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए हटाना ये एक ऐतिहासिक सामाजिक बदलाव है। तो ये दिखाता है कि खाड़ी देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और दुनिया के लिए खुद को खोल रहे हैं। चलिए, अब इन बड़ी भू राजनीतिक खबरों से हटकर कुछ उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो सीधे समाज और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। भारत में एक ही समय पर 2 बिल्कुल विपरीत तस्वीरें देखने को मिली। आप भारत बंद और कानपुर की लैम्बोर्गिनी दुर्घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, एक तरफ 12 फरवरी को भारत बंद हुआ जिसमें लगभग 30 करोड़ मजदूरों ने नए श्रम कोड के विरोध में हिस्सा लिया, और दूसरी तरफ कानपुर में एक तंबाकू कारोबारी के बेटे की लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उससे अमीर और शक्तिशाली लोगों की जवाबदेही पर एक नई बहस छिड़ गई। ये दोनों घटनाएं एक साथ क्या कहती हैं? ये समाज के 2 सिरों को दिखाती हैं। एक तरफ 30 करोड़ लोगों का सामूहिक विरोध है जो संगठित श्रम की ताकत को दर्शाता है, और यह भी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सही कहा। और दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल दुर्घटना है जो व्यक्तिगत जवाबदेही और विशेषाधिकार का सवाल समाज के सामने रखती हैं कि क्या कानून और उसकी नज़र सबके लिए बराबर है? एग्जैक्टली। या अमीरी और रसूख आपको उसके दायरे से बाहर कर देते हैं। ये एक ही समय में भारत के भीतर की गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई को उजागर करता है। इन तनावों के बीच शायद खेल ही है जो एक तरह का मरहम या ध्यान बटाने का काम करता है। T20 विश्व कप। हाँ, T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। और ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं होती, खासकर जब मुकाबला पाकिस्तान से हो। हाँ, ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन जाता है। खेल अक्सर भू राजनीतिक तनावों के बीच लोगों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक आउटलेट बन जाता है। और ईशान किशन की 40 गेंदों में 77 रनों की पारी, वो सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जश्न का कारण बन गई। और दुनिया में दूसरी तरफ मिलान कोर्टेना में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं जहां नॉर्वे सबसे आगे है। इन सब के बीच आर्थिक बाजार कैसा बर्ताव कर रहा है? बाजार तो भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। S&P 500 का 7,000 के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करना ये दिखाता है कि बाजार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। तो निवेशक AI को अगली बड़ी आर्थिक क्रांति के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में इंटरनेट को देखा गया था, और वे इसी उम्मीद पर जमकर पैसा लगा रहे हैं। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि भारत घरेलू स्तर पर विकसित भारत के लक्ष्य के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ने पर जबरदस्त जोर दे रहा है। हाँ, PMO का सेवा तीर्थ में जाना हो या निकोबार प्रोजेक्ट, सब उसी दिशा में है। और वैश्विक मंच पर दुनिया एक असर्टिव बायलैटरलिज्म यानी मुखर द्विपक्षीय संबंधों की ओर बढ़ रही है,
जहां देश बहुपक्षीय संस्थानों के बजाय सीधे एक दूसरे के साथ अपने हितों को साध रहे हैं। चाहे वो अमेरिका का वेनेजुएला में एक्शन हो, भारत फ्रांस की गहरी होती साझेदारी हो, या ईयू के साथ एफटीए, दुनिया कम आदर्शवादी और ज्यादा व्यवहारिक होती जा रही है। मतलब ये दौर एक साथ कई मोर्चों पर काम करने का है। ये आसान नहीं होगा। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और चुनौती है। एक तरफ सेवा तीर्थ जैसे नए प्रशासनिक केंद्र बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीपीडीपी एक्ट जैसे जटिल कानूनों की पहेली सुलझानी है। और साथ ही फ्रांस और ईयू के साथ उच्च स्तरीय कूटनीति को भी साधना है। बिल्कुल, ये एक जटिल लेकिन बेहद गतिशील दौर है, जहां हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इसी दौर में जब दुनिया ज्यादा व्यवहारिक और लेन देन वाली हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी भी लागू हुई है। हाँ, हाई सीज ट्रीटी, जिसका मकसद खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा करना है। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक वैश्विक समझौता है। और ठीक इसी समय, जैसा हमने चर्चा की, ग्रेट निकोबार जैसे विशाल तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रणनीतिक महत्व के नाम पर तेजी से मंजूरी दी जा रही है। दो बिल्कुल विपरीत दिशाएं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या होगा? क्या रणनीतिक विकास की जरूरतें और पर्यावरण संरक्षण की ये नई वैश्विक प्रतिबद्धताएं एक साथ चल पाएंगी, या फिर भारत समेत दुनिया के सभी देशों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जहां एक की तरक्की दूसरे की कुर्बानी पर टिकी होगी? ये संतुलन कैसे बनेगा? शायद यही आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।